हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में जानकारी दी थी। आज हम 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके कोर्स में हैं वो हैं थायोफीन, फ्यूरेन और पायरॉल। हमें इन तीनों कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग से। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर से रिमाइंड कराते हैं। जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नंबरिंग करते हैं तो हम हेट्रो एटम को नंबर 1 देते हैं। हेट्रो एटम के पास जो कार्बन है उनको हम अल्फ़ा पोजीशन देते हैं और उससे एक कार्बन छोड़ के जो कार्बन्स हैं उनको हम बीटा पोजीशन देते हैं। यहाँ आपको बीटा और बीटा डैश से ये पोजीशन दिखाई दे रही है। अब हम पढ़ेंगे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य लक्षणों के बारे में। सभी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हमारे कोर्स में हैं वे सभी कलरलेस लिक्विड होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। फ्यूरेन, थायोफीन और पायरॉल के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक यहाँ आपको दिख रहे हैं 32 डिग्रीज़, 84 डिग्रीज़ और पायरॉल का 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पायरॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। इसका रीज़न ये है कि पायरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। पायरॉल में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल पायरॉल के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं और जब हम उन्हें अलग करते हैं तो हमें इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से पायरॉल का बॉइलिंग पॉइंट बाकी दोनों कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर ध्यान होगा। बेंजीन में आपको ध्यान होगा कि हमने देखा था कि 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसके स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, माने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही हर हेट्रो एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बेंजीन के साथ आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसके रिंग में डीलोकलाइज रहते हैं, उसी तरह इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज रहते हैं। बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद कीजिए। बेंजीन एडिशन रिएक्शन कठिनाई से देता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसका मेन रिएक्शन होता है। इसी तरह जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, वे भी एडिशन रिएक्शन कठिनाई से देते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें ईजीली होता है। रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाते हैं। रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर आपको नीचे दिख रहा है। थायोफीन की 117 किलो जूल पर मोल, पायरॉल की 87.8 किलो जूल पर मोल और फ्यूरेन की 71.7 किलो जूल पर मोल। यहाँ आपको दिख रहा है थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा है। थायोफीन की ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी का रीज़न ये है कि सल्फ़र में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये डी ऑर्बिटल्स भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको पता है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ डी ऑर्बिटल की वजह से एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उनकी वजह से थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। इनके रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू बेंजीन, जिसकी 144.4 किलो जूल पर मोल होती है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, पर फिर भी स्टेबिलिटी देने के लिए ये इनफ है, पर्याप्त है। इस वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड काफ़ी स्टेबल होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में द्विध्रुवीय या बाईपोलर स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बेंजीन से कंपैरिजन कीजिए। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में
कोई भी द्विध्रुवीय संरचनाएं नहीं होती, बाईपोलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते। बाईपोलर स्ट्रक्चर हम किन्हें कहते हैं? जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हों, उन्हें हम बाईपोलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यहाँ आप देखिए, ये हमारे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हीट्रो एटम के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखिए, जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको हम कहते हैं बाईपोलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिर जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसके पास वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे इस तरफ से है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। इधर एंटी क्लॉकवाइज तो इधर भी फिर से एंटी क्लॉकवाइज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेम डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ रिंग का हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को याद कीजिए। जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, समतलीय होता है। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज्ड अवस्था में रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के रूप में प्रेजेंट हैं। बेंजीन के साथ यहाँ कंपैरिजन कीजिए। बेंजीन में ऐसा ही था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज थे। डीलोकलाइज का मतलब वो कार्बन के वलय के अंदर लगातार घूम रहे थे, एक जगह पे प्रेजेंट नहीं थे, कंटिन्यूसली वो मूवमेंट कर रहे थे। इनको हम डीलोकलाइज्ड कहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में हमको रिंग के ऊपर और नीचे नज़र आते हैं। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये कंपाउंड एडिशन रिएक्शन कठिनाई से देते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजीली देते हैं। कोई इलेक्ट्रोफाइल जब इन्हें दूर से देखता है तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नज़र आती है, इस वजह से वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्राप्त होते हैं। इन कंपाउंड्स में हीट्रो एटम फिनॉल के OH ग्रुप और एनिलीन के एरोमेटिक NH2 ग्रुप की तरह रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। आप ध्यान कीजिए, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाया गया है। यहाँ देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर में फिनॉल का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करके कार्बन के ऊपर आ रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखिए आप। जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट कार्बन से जुड़ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में एक प्रोटॉन बाहर निकलता है और प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड के रूप में रिंग के अंदर आ जाते हैं। इसका कंपैरिजन कीजिए हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल इस वाले स्ट्रक्चर में जुड़ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट स्टेप में एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है और हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपको ध्यान होगा, बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है। उसको रिएक्शन कराने के लिए हमको कंडीशंस देनी होती हैं। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ जाता है या NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। अभी हमने इसका कंपैरिजन फिनॉल के साथ किया था। जिस तरह फिनॉल रिएक्टिव होते हैं उसी तरह हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बहुत रिएक्टिव होते हैं।
थायोफीन की रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पायरॉल है। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। पायरॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे कम स्टेबल है। नेक्स्ट फ्यूरेन, उसके बाद थायोफीन और बेंजीन की रिएक्टिविटी इन तीनों से कम होती है। इन कंपाउंड्स में एरोमेटिक कैरेक्टर है और ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए हम इनको सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। यहाँ आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अति एरोमेटिक या सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स हम इन हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को क्यों कहते हैं, तो अब तक जो हमने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताया, आपको ये सारा का सारा डिस्क्राइब उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में करना होगा। आपने अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था। फ्यूरेन की रिएक्टिविटी पायरॉल से कम होती है। यहाँ थोड़े समय पहले आपको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए थे। देखिए यहाँ पे Z के ऊपर, जो कि एक हीट्रो एटम है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि ऑक्सीजन या सल्फ़र या नाइट्रोजन, जो भी हीट्रो एटम उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फ्यूरेन की रिएक्टिविटी पायरॉल से कम इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को धारण करने की क्षमता ऑक्सीजन में नाइट्रोजन से कम होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर नहीं रखना चाहता। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में वो कम पॉजिटिव चार्ज को खुद के ऊपर धारण करने की क्षमता है उसमें। इस वजह से फ्यूरेन की रिएक्टिविटी पायरॉल से कम होती है। थायोफीन में सल्फ़र का साइज़ ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, इसलिए सल्फ़र रिंग को जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो उसका प्लस एम इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। इस वजह से थायोफीन की रिएक्टिविटी फ्यूरेन से कम होती है। देखिए कोई भी हीट्रो एटम जितनी ज़्यादा क्षमता रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को देने की रिंग के अंदर, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होगा। इस वजह से थायोफीन की रिएक्टिविटी फ्यूरेन से कम होती है। अभी हमने आपको बताया था कि इन कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पे होगा, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, वो अल्फ़ा पोजीशन का मतलब 2 या 5th पोजीशन, या बीटा पोजीशन मतलब 3 और या 4th पोजीशन, दोनों पे ही अटैक कर सकता है। लेकिन किस पे अटैक करेगा, अल्फ़ा पोजीशन पे या बीटा पोजीशन पे, नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्फ़ा पोजीशन पे ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जब अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, अल्फ़ा पोजीशन पे जुड़ता है, तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या ज़्यादा होती है उसके कंपैरिजन में, जबकि इलेक्ट्रोफाइल बीटा पोजीशन के ऊपर अटैक करे। यहाँ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोफाइल अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर अटैक कर रहा है। ये देखिए अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा है। जब ये अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जब ये बीटा के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे आपको बीटा के ऊपर अटैक दिखाया गया है, बीटा पोजीशन के ऊपर। जब बीटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड, वो स्पीसीज़ उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। मतलब जो कार्बोकेटायन अल्फ़ा पोजीशन पे अटैक करने से बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके कंपैरिजन में जो कि बीटा पोजीशन पे अटैक करने से बनता है। इसलिए जब अल्फ़ा और बीटा दोनों पोजीशंस अवेलेबल होती हैं तो पहले अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर अटैक होगा। अगर दोनों अल्फ़ा पोजीशंस पे ऑलरेडी कोई ग्रुप्स प्रेजेंट हों, उसी केस में
इलेक्ट्रोफाइल बीटा पोजीशन के ऊपर जाके जुड़ेगा या अटैक करेगा। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि यदि रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो रिएक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कि यदि रिंग में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? नाइट्रो ग्रुप, SO3H ग्रुप, COOR ग्रुप। इनमें से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इनका माइनस इफ़ेक्ट पड़ता है, -m इफ़ेक्ट पड़ता है। -m इफ़ेक्ट का मतलब कि रिंग में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये खुद की तरफ खींच लेते हैं, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर धीरे अटैक करेगा, इस वजह से इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी का इंक्रीज़ हो जाना। इसके विपरीत अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मतलब जो +m इफ़ेक्ट देता हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर भेजता हो, ऐसा कोई ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होगा तो उस केस में इन कंपाउंड्स की ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएंगे, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो अभी तक हमने पढ़ा रिएक्टिविटी के बारे में, अगर कोई ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ हो उसको हम समराइज़ करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ जुड़ा हुआ हो तो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे NH2OH OR, तो कंपाउंड डीस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ हो उस केस में सिंपल हीट्रोमेट्रिक कंपाउंड, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कि हमें बहुत मंद कंडीशंस में, बहुत माइल्ड कंडीशन में ये रिएक्शंस करानी होती हैं। आज हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पायरॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। थैंक यू।